हाय प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? आप सभी लोग बहुत ही होशियारी के साथ और इंटरेस्ट लेके अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ये मेरी कामना है सबसे और सबके लिए। दुआ करते हैं कि आप सब लोग आने वाले समय में जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से करें और जो भी आपने अपना गोल चेरिश कर रखा है आप उसको अपनाएं। ठीक है, आज का हम लोग 11th क्लास का एक नोट लेंगे, वो है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे हमने पहले कहा आपको कि यूनिट जब हम लेते हैं, जब हम किसी को मेजरमेंट करते हैं, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है, फिर हम उस स्टैंडर्ड वैल्यू से उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं और फिर उसकी मेजरमेंट करते हैं। और ऐसा करने के लिए क्या, जब अब पूरी दुनिया अपने अपने यूनिट्स बनाना स्टार्ट कर देगी तो बड़ा हौज पौज हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये असाइनमेंट हमने कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट का अपना एक अथराइज बॉडी रहता है जो अपने देश के लिए यूनिट्स बनाता है। और इंटरनेशनल के लिए यूनिट्स बनाने के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको हमने अथराइज किया होता है यूनिट्स बनाने के लिए। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स एक ऐसी बॉडी है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पीरियडिकली मीन कि 4 इयर्स के बाद, 6 इयर्स के बाद जब वो बैठती है तो देखती है कि जो उसने पहले यूनिट्स बना रखे हैं उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत तो नहीं है। अगर हो तो वो अथराइज करके एक नोटिफिकेशन देती है, तो सब कंट्री को बता देती है कि ये इसमें बदलाव है और क्यों बदलाव किया गया है, रीजन के साथ वो बताती है, वो यूनिट्स को अप्लाई करते हैं। तो इसलिए अभी हमारे पास कि क्या कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो हम लोग अप्लाई करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि ऐसे बड़े सारे फ्रेम हैं यूनिट्स के जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है कि हमारे पास एक कंप्लीट सेट है यूनिट्स का जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द फंडामेंटल एज वेल एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिंपल है। हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास एक साइंस रहती है जिसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। तो हम सबको पता कि जो मैकेनिक्स हमारे पास है ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस की है जहां हम कहते हैं कि ये ऐसा फील्ड है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का जो कंसर्न, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि फोर्स, मैटर एंड मोशन में क्या रिलेशन है ना, कि फोर्स, मैटर एंड मोशन का जो क्या रिलेशन है विद फिजिकल बॉडीज। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, कोई मटेरियल बॉडी है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना है और बॉडी कितनी अपनी पोजीशन को चेंज करती है रिलेटिव टू इट्स एनवायरनमेंट आर सम रेफरेंस पॉइंट। तो ये वो मैकेनिक्स ब्रांच है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता था कि जो थ्योरेटिकल एक्सपोजिशन थी जिस फिजिक्स की इस ब्रांच के रिलेटिव, थ्योरेटिकल एक्सपोजिशन मीन की जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी उसका ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस में ओरिजिन है। जैसे हमारे पास एरिस्टोटल, आर्किमिडीज की राइटिंग्स है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड टाइमलाइन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उसमें हम देख सकते हैं कि क्या रिलेशंस है मैटर का। और मैटर मीन हमारे पास जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, जब फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगने के बाद बॉडी में क्या इफेक्ट्स आते हैं, रिलेशंस क्या हैं उसके ना। तो फोर्स, मोशन एंड ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करते हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स में, जो हम लोग कहते हैं कि मैकेनिक्स में पढ़ते थे। अर्ली मॉडर्न पीरियड में साइंटिस्ट जैसे गैलीलियो, केपलर, हाइजन एंड न्यूटन्स ने ये फाउंडेशन किया था इस क्लासिकल मैकेनिक्स का। और क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब ही है कि हमारे पास ऐसी साइंस जो डील करती है जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो रेस्ट पे हो, जहां ऑब्जेक्ट जब मोशन पे है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस, तो उसमें क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं
उस साइंस को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की, फिजिक्स की वो ब्रांच है मैकेनिक्स जिसको डील करती है जहाँ तो बॉडी रेस्ट पे है, जहाँ बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी के साथ, लेकिन वो वेलोसिटी सिग्निफिकेंटली वेलोसिटी जो है वेलोसिटी फ्लाइट से कम रहती है। फिजिकल साइंस है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डील करती है मोशन ऑफ एंड फोर्सेस ऑन द बॉडी, कि मोशन ऑफ बॉडीज कैसा है और जो फोर्स ऑन बॉडीज है वो कैसी हैं, जब हम क्वांटम लेवल पे बात नहीं करें, स्मॉल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे होते हैं ना। मैकेनिक्स में हम सबको पता है कि हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज रहती हैं। मैकेनिक्स में हमारे पास 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं और उन 3 बेसिक क्वांटिटी में हमारे पास लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और जब ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इनके यूनिट्स जो होंगे, जैसे से हम इनके यूनिट्स अडॉप्ट करेंगे वैसा सिस्टम वो बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हम लोग कहते हैं कि मान लो मेरे पास लेंथ है, ये मेरे पास लेंथ है, ये मेरे पास मास है और ये मेरे पास मान लो टाइम है। लेंथ का यूनिट अगर हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करें और मास का यूनिट जो है वो ग्राम में करें और टाइम का हम सेकंड में करें, तो ये वाला जो सिस्टम बनता है हम इसका नाम देते हैं CGS सिस्टम। अगर हम लेंथ को मीटर में मेजर करें, मास को किलोग्राम में मेजर करें, टाइम को सेकंड में करें, और इसको कहते हैं हम लोग MKS सिस्टम। अगर लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करें और मास को हम लोग पाउंड में मेजर करें और टाइम को हम लोग सेकंड में करें, तो ये हमारे पास है FPS सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो है ये मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि इनके जो मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं वो डेसिमल फॉर्म है, 10 की रेज पावर में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है क्योंकि इसमें कन्वर्जन फैक्टर्स रहता है और थोड़े मुश्किल भी रहते हैं। ये दोनों जो हमारे पास सिस्टम है CGS एंड MKS सिस्टम, जो फ्रेंच सिस्टम थे और आज तक बड़े जैसे कहते हैं कि इजीली हम इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजी टू यूज़, इजी टू कंपेयर एंड इजी टू मेजर है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्रिटिश की इंजीनियरिंग का जहाँ अमेरिकन साइंस वाले यूज़ करते थे पहले इसको, आजकल ये ऑब्सोलीट है, इतना यूज़ में नहीं है, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल जो है वो कंट्री करती है। इसमें थोड़ी मुश्किलात आती है क्योंकि हम जब कन्वर्जन फैक्टर होते हैं तो कन्वर्जन करना थोड़ा इसमें मुश्किल रहता है। जैसे अब हमारे पास ये रहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं लेंथ, मास, टाइम है मैकेनिक्स में, और ये इसके 3 सिस्टम हैं और इन 3 सिस्टम को हम लोग आजकल यूज़ कर भी रहे हैं। और ये जो तीनों सिस्टम है हमारे पास ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारे पास, हमारी साइंस को आसान बनाते हैं और आसान तो बनाते हैं, साथ में आने वाली जनरेशन इसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ती है। लेकिन ये जो मैकेनिक्स था, ये मैकेनिक्स सिर्फ ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे ये मैकेनिक्स में ही इस्तेमाल होते थे। मैकेनिक्स में लेटर ऑन मॉडिफिकेशन होती गई, थोड़ी जी और एलेबोरेट होते गए, और बाद में जब आज के लेवल पे हमारे पास एक बहुत ही इसे कहते हैं कि बढ़िया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो सिर्फ मैकेनिक्स में नहीं ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंसेस में अप्लाई होता है, जिसको हम लोग SI सिस्टम कहते हैं। और ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये मैट्रिक्स सिस्टम, आप ये कह सकते हो ये एक्सटेंशन फॉर्म ही है CGS और MKS फॉर्म की, और बढ़िया सिस्टम है। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, उनका इस्तेमाल करके हम लोग सारे जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ रहती हैं हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो एब्रीविएशन है इसका फ्रेंच में मीनिंग होता है ये सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो फ्रेंच इक्विवेलेंट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फ्रेंच में कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये मॉडर्नाइज एंड एक्सटेंडेड फॉर्म है मैट्रिक सिस्टम CGS एंड MKS की। दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स 1960-61। 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की 11th कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने कब यूनिट्स में रिवोल्यूशनाइज किया, चेंज किया, ये हम एक दिन पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी ब्रांचेज जो होती हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल होती हैं, और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स का इस्तेमाल करके ये हमें पूरे यूनिट्स को हेल्प करने में वो करती है, मदद करती है। अगर हम इनकी बात करें कि वो हमारे पास कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7,
और वो कैसे हमारी हेल्प करती हैं, तो देखो, तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है वो ये है। सबसे पहले हमारे पास लेंथ, ये लेंथ है। फिर है हमारे पास मास, फिर है हमारे पास टाइम, फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिर है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर, और उसके बाद से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं हमारे पास, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। एक है प्लेन एंगल और एक है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है। सिंबल इसके LXYZ से हम मेजर करते हैं, तो इसका जो यूनिट है फंडामेंटल वो मीटर है। हमारे पास मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम है, हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टाइम का हमें पता है, हमारे पास सेकेंड यूनिट है। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है हमारे पास वो होता है एम्पेयर। और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। टेम्परेचर का होता है केल्विन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडला, कैंडला। प्लेन एंगल का होता है हमारे पास रेडियन। और सॉलिड एंगल का होता है हमारे पास स्टी रेडियन, स्टी रेडियन। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 7 यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट। इनसे हम लोग दुनिया में जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उसके सारे यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे ये हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। टाइम है, लेंथ है, मास, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके सिंबल जो हैं, टाइम का T होता है, लेंथ को बड़े सारे सिंबलों से मेजर करते हैं, मास को M से, इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल I या कैपिटल I से करते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग IV से करते हैं। यूनिट्स हैं, ये इनके सिंबल्स हैं। ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, और इन 2 सप्लीमेंट्री का इस्तेमाल करके हम लोग सारे यूनिट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। प्लेन एंगल का रेडियन है और सॉलिड एंगल का स्टी रेडियन है। और ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास इन्हीं जो नया सिस्टम, जो बड़ा कंप्रिहेंसिव SI सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको अप्लाई करके हम लोग सारी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। आने वाले समय में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके बारे में थोड़ा और जानकारी लें, इनको एक्सप्लेन भी करें, और जो बच्चे हैं इनका बेनिफिट्स ले पाएँ। और जब वो हम लोग इसको हाई लेवल पे पढ़ें तो हमें पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें, क्योंकि अगर हम पढ़ाई को सीरियस लेंगे तभी हम लोग कुछ बन पाएंगे। और ये एक बड़ी छोटी सी और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको इस ज़मीन पे कुछ चीज़ अर्जित करनी है, अगर आप आम आदमी हो, तो चाहे किसी अरिस्टोक्रेट फैमिली में क्यों ना पैदा हुए हों, एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपने आप को एजुकेट करें। अगर आप अपने आप को नहीं कर पाए थे तो अपने बच्चों को शिक्षित करें, ताकि वो समाज में सर उठा के जी पाएँ, और जो भी उन्होंने चेरिश गोल किए हों वो उनकी कामयाबी पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर हम एक नए नोट के साथ आएंगे कि ऐसा यूनिट ही क्यों लिया, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं बाकी यूनिट्स में, तो देखते हैं उसको नेक्स्ट नोट में। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।